नमस्कार दोस्तों, भारत नेपाल के टकराहट के बीच फिर हम उपस्थित हुए हैं। मैं अमरदीप गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आखिर भारत नेपाल के उन मधुर रिश्तों की किसकी नजर लगी है? नेपाल कौन सा निर्णय लिया है नए नक्शे को संसद में पास करवा के और सीमा पर नेपाली सैनिक तैनाती की मंजूरी देकर? इससे भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो नेपाल को पड़ेगा। परेशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा, भारतीयों को नहीं, भारत को नहीं। लेकिन भारत नेपाल का जो बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, जो मधुर संबंध रहा है, आखिर इसे सहज तोड़ना बहुत बड़ी बात है। कैसे कोई सहज तोड़ सकता है? हमने उनके भूकंप में भी सहायता की थी, उनको खाने को दिया था। खैर छोड़िए उन सारी बातों को। हम आपको भारत नेपाल के मधुर रिश्ते के बारे में, नेपाल का एक संक्षिप्त इतिहास बता रहे हैं जो जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं। ईसा के 1000 पूर्व नेपाल विभिन्न प्रांतों में, राज्यों में बटा हुआ था, विभिन्न क्षेत्रों में बटा, रियासतों में बटा हुआ था। तब गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 ईस्वी में एक मुहिम छेड़ी, एकता के सूत्र में नेपाल को बांधने की, और यह उनका मुहिम 1764 में सफल हो गया और नेपाल एक राष्ट्र बना। उन्हें अपार हर्ष मिला, खुशी मिला, नेपाल अच्छे से चलने लगा। तभी सन 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर नेपाल पर पड़ी और उसने नेपाल के किस हिस्सों को कब्जा करने की कोशिश करने लगा। तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में जंग हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1816 में सुगौली की संधि हुई और फिर नेपाल अपने रास्ते पर चलने लगा। लेकिन इसी बीच बढ़ते बढ़ते जब नेपाल के 5वें राजा के शासनकाल बीता, उसके बाद हमारे राजा बने 1846 में सुरेंद्र विक्रम शाह। उनके शासनकाल में जंग बहादुर राणा एक सैन्य कमांडर उभरा जो अंग्रेजों का समर्थक था और वह राजशाही पर हावी होने की कोशिश करने लगा। हावी हो भी गया। 1857 की भारतीय क्रांति में उसने अंग्रेजों का साथ दिया, जो बहुत ही चिंता का विषय था। हालांकि उसके विरुद्ध नेपाल की रानी ने चाल चली और राणा के साथ जंग भी हुआ। नेपाल की कई सैनिक मारे भी गए। वर्चस्व को देखते हुए पुनः नेपाल और अंग्रेजों के बीच 1923 में संधि हुई और इस संधि के तहत नेपाल पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था। नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र था। इधर 1940 में नेपाल में लोकतंत्र की सुगबुगाहट होने लगी। इसी बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया। भारत की चिंताएं बढ़ी कि एक छोटा सा सुंदर प्यारा पड़ोसी देश नेपाल पर भी चीन कब्जा न कर ले। तब भारत के सहयोग से त्रिभुवन विक्रम शाह नेपाल के शासक बने, जिनकी शादी भारत में हुई। उनकी पत्नी भारत की थी और त्रिभुवन शाह जी ने नेपाल को चलाना शुरू किया। पुनः 1959 में महेंद्र विक्रम शाह नेपाल के शासक बने। उनकी शादी भी भारत में ही है। एक तरह से उनका ननिहाल भी भारत में ही था। सब कुछ ठीक रहा। 1972 में नेपाल के सबसे लोकप्रिय विष्णु अवतार कहे जाने वाले वीर विक्रम वीरेंद्र शाह जी ने गद्दी संभाली। उनके शासनकाल में नेपाल फलने फूलने लगा। फिर
नेपाल में 1989 में लोकतंत्र की शुभगाहट हुई, बहुदलीय संसद का गठन भी किया गया। लेकिन इसी बीच 2001 में एक दुखद घटना हुई और विष्णु के अवतार कहे जाने वाले उस विक्रम वीरेंद्र शाह राजा, उनके पुत्र पुत्री पत्नी पूरे परिवार समेत राजमहल में ही हत्या कर दी गई। सोचने वाली बात है कि इनकी हत्या के पीछे भी किनका राज था, आखिर उनकी हत्या किसने कराया। खैर 2001 में उनकी हत्या के बाद उनके भाई वीर विक्रम ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बने। उसके पूर्व 1996 में उधर माओवादी आंदोलन शुरू हो गया था। एक तरफ लोकतंत्र का आंदोलन, एक तरफ माओवादी आंदोलन, काफी परेशानी हो रही थी। तो राजा ज्ञानेंद्र ने 2005 में सरकार को बर्खास्त कर दिया। जो बहुदलीय संसद का गठन हुआ था उसे बर्खास्त कर दिया, सत्ता पुनः अपने हाथों में लिया ताकि नेपाल को एक सूत्र में बांधकर अच्छा से चलाया जा सके। उधर आंदोलन कम नहीं हुई और 2007 में पुनः राजतंत्र को ही समाप्त कर लोकतंत्र बहाल कर दिया गया। इधर अब नेपाल में वर्तमान में किनकी सरकार है सबको पता है। फ्लैशबैक में जाते हैं तो नेपाल के राजाओं का संबंध भारत से था, एक तरह से बेटी रोटी का रिश्ता। ये तो आदिकाल से चला जा रहा है। हमारे प्रभु श्री राम की शादी भी जनकपुर में थी, जो नेपाल में है। फिलहाल प्रदेश संख्या 2 की राजधानी भी है जनकपुर। तो इतने मधुर रिश्ते को इतने सस्ते में, इतने बेवकूफी भरे काम से तोड़ा जा रहा है। सोचने वाली बात है कि पीछे कौन है। नेपाल अब भी है, समझ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आग्रह नहीं कर रहा, आपसे क्षमा याचना नहीं कर रहा, मेरा सलाह है। क्योंकि दर्द होता है कि अगर छोटा भाई रास्ता भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाना, वरना अंजाम तो पूरी दुनिया को पता है कि किसके कदम पर नेपाल चल रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। यह तो आने वाला वक्त नहीं बताएगा। फिर अगले बार हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।